वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए अब हम लोग को तैयारी में लग जाना है। जो भी स्टेट 2023 का रिजल्ट था वो आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। हाँ, कुछ लोगों का बैड लक बोलिए कि वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, तो निराश होने की बात नहीं है। सरकार द्वारा बोला गया है कि 1 साल में 2 बार स्टेट लिया जाएगा, तो इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल हमें लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में ही मार्च अप्रैल तक ज़रूर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा तैयारी में अभी से लग जाइए। आपको पैटर्न पता चल चुका है, नया वाला सिलेबस से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, वहीं सारे चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए। बीपीएससी तैयारी जैसे ख़त्म हो जाएगा ये सेकेंड वाला, तो मैं फिर से उसकी तैयारी में लग जाऊँगा। और अब सिलेबस भी पता है और पहले से टाइम भी ज़्यादा रहेगा और अच्छे से तैयारी भी हम लोग कर पाएँगे। समय बहुत ही कम था, बहुत एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में तो मैं भी नहीं तैयारी करा पाया। मैं भी कोशिश किया पूरी तरह से एमसीक्यू लाकर कुछ पॉइंट, कुछ थ्योरेटिकल जो भी जो भी क्या था उसमें कुछ लैंग्वेज वगैरह तो था नहीं, लेकिन फिर भी सी प्लस प्लस पे फोकस मैंने किया था। लेकिन कोई लैंग्वेज नहीं है उसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बस कंसेप्ट है। तो नया-नया सिलेबस था तो थोड़ा बहुत उतना अंदाज़ा नहीं लगा पाया आदमी, लेकिन जो कुछ हुआ, जो होता है अच्छा होता है। जिनके साथ अच्छा हुआ, जिनके साथ बुरा हुआ, कोई बात नहीं है। अगले बार ज़रूर अच्छा होगा। छोड़िए इन सारी बातों को भूल कर हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्वालीफाई कर गए हैं, वो अभी से लग जाइए। कंपटीशन तो टफ होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सीटें कम हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी ये टीआरई 1 का प्रोसेस में है, जो सीटें बहुत ही ज़्यादा हैं। हो सकता है कुछ सीटें बच जाएँ इसमें से, तो वो बैकलॉग सीट के तौर पे अगले वैकेंसी में वो ऐड हो जाएगा। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब आप लोगों के लक पे डिपेंड करता है, तो सीटों की जो संख्या है थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, जितना मिल रहा है उसी पे लगेंगे। हमें 1 सीट चाहिए, हम उसके लिए जी-जान लगा देंगे, ठीक है? तो जी-जान लगा के तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा हुआ है, ये क्वेश्चन दिख रहा हुआ है। ये हम क्या किए हुए हैं कि जो भी बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम जो हुआ है, बोल सकते हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में से 80 नंबर का क्या है, 80 टोटल क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का, सीएस का। और बाकी जीके का उसमें 40, जीके, जीएस, मैथ वगैरह सब मिलाकर 40 रहता है। ये सारा पैटर्न आप लोग को पता होगा। नहीं अगर होगा तो एक फ्रेश वीडियो हम उस पे ला देंगे। अभी हम मेन फोकस करते हैं ये 80 नंबर सीएस पे। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा-सा सिस्टमैटिक वे में अब तैयारी कराएँगे क्योंकि समय है। अभी तो खैर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बस रिक्तियाँ ही आई हैं। अभी कोई इस तरह से ये नहीं आया है, एडवर्टाइज़मेंट नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से, और कोई डेट वगैरह नहीं है कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। तो अभी से हम लोग लग जाते हैं, तो सिस्टमैटिक ढंग से हम क्या करते हैं, ये 80 नंबर का जो क्वेश्चन था, 80 जो क्वेश्चन थे सीएस के, इसमें से मैं फ़िल्टर करके ला रहा हूँ। अभी जो आपको दिख रहा है ये बस सी प्लस प्लस का। तो इस तरह से आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने संख्या में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो अभी ये पीडीएफ है, इसमें आपको 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन को आप चाहे तो इसमें से छाँट सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन मायने रखता है। एक सब्जेक्ट केवल सी प्लस प्लस से 20 क्वेश्चन सी प्लस प्लस से डिट्टो है, तो इससे आपको एक तो अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर हम इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और 1-2 और सीएस का पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। देखिए, सीएस में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे बुक्स हैं। सबका हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हो सकता है किसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो, किसी का डीबीएमएस स्ट्रॉन्ग हो, किसी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग हो, किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, किसी का कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको इसी में खुद से भी पर्सनल स्ट्रेटजी भी बनाना है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं ना, तो हम तो ओवरऑल लेके चलेंगे, लेकिन आपको खुद को देखना है और पर्सनल स्ट्रेटजी बनाना है, और अभी से बनाना शुरू कर दीजिए उसको, ठीक है? और जीके जीएस भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीके जीएस भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। जीके जीएस का अधिकतर तो बिहार के भूगोल से खूब क्वेश्चन आए हुए थे, थोड़ा बहुत इतिहास है, लेकिन बिहार स्पेसिफिक खूब क्वेश्चन पूछा गया था।
तो हम तो जीके जीएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की। तो यहाँ पे जो भी 20-22 क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे फुली एक्सप्लेन करेंगे और इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। और इसी तरह करके 3, 4, 5 वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, कैटेगराइज हो जाएगा और इससे आपको सहूलियत हो जाएगी। आप टारगेट बना सकते हैं कि हम इसी सेक्टर पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो जो भी पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंपाइलर से संबंधित है। आप इसे फंडामेंटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन चलिए रहने देते हैं सी प्लस प्लस में, क्योंकि कंपाइलर सी प्लस प्लस में होता है। तो क्या करा कि ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर के संदर्भ में आपको ट्रू स्टेटमेंट खोजना है। तो आपको पता है कि कंपाइलर क्या करता है, वो सोर्स कोड को इनपुट के तौर पे लेता है। तो दिख रहा है द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, सही है ये बात। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, ये भी सही है। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे डी और ई ऑप्शन बहुत कंफ्यूज किया है लोगों को। तो कोई कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ कुछ समय के लिए आप रुक के सोचना शुरू कर दीजिएगा कि कि डी के साथ जाए कि ई के साथ जाए। ए बी सी तो ठीक है, लेकिन डी ई कुछ आपको डिस्टर्ब करेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, उतना तो कंफ्यूज करने के लिए बीपीएससी हमेशा से तैयार रहता है। लेकिन इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, जो उसका जो ऑफिसर्स वगैरह के लिए होते हैं, पीएससी, उसका जो एग्जाम हुआ है उसमें इस बार ई ऑप्शन नहीं दिया था। पहले से ही अनाउंस कर दिया था बीपीएससी कि हम ई ऑप्शन नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे, तो नहीं दिया था। और टीआरई के लिए कुछ अनाउंसमेंट अभी नहीं है, तो मान के चलिए ई ऑप्शन रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, वायलेट वेरिएबल नेम आपको पकड़ना है। तो आपको पता है, हालांकि इसमें नॉट लगा हुआ है, तो नॉट वायलेट, वायलेट कौन नहीं है, तो ये तो सरासर बी नंबर वायलेट नहीं है, क्योंकि ये नंबर से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो ये ये इसका सही आंसर है। आते हैं 3 पे, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये बड़ा विवादास्पद क्वेश्चन रह गया। इसे तो अभी तक करेक्ट नहीं किया बीपीएससी। 2 बार तो कंप्लेन, वो 2 बार ऑब्जेक्शन रेज करवा चुका है, लेकिन दूसरा वाला का तो अभी तक रिजल्ट, ये प्रोविजनल आंसर की नहीं दिया है। इसको सही माना है कि गलत माना है, अभी तक क्लियर नहीं बोला है। इसका सही आंसर आपका होगा स्टेटमेंट मिसिंग, ठीक है। लिख रहा है कि इफ ए सेमी कोलोन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे सी इन, ऐसे करके, यहाँ पे एक वेरिएबल ए, और यहाँ पे सेमी कोलोन होना चाहिए, और सेमी कोलोन हम मिस कर दे, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। वो एरर में स्टेटमेंट मिसिंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट मिसिंग लिखा हुआ आएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन बहुत लोगों से गलती हो गया था। इसमें क्या बोल रहा है कि शॉर्टकट की कंपाइल एंड रन के लिए, देखिए कंपाइल के लिए भी शॉर्टकट की होता है और रन करने के लिए भी शॉर्टकट की होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये कंट्रोल F9 है ना, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कंपाइल भी करा देता है और रन भी करा देता है। अगर आपसे बोला जाएगा कि रन के लिए शॉर्टकट की, तो यही होगा। बोला जाए कंपाइल के लिए शॉर्टकट की, तो आपके लिए हो जाएगा ए। लेकिन बोला जाएगा कंपाइल एंड रन, क्योंकि जब आप रन कराते हैं ना, तो पहले कंपाइल हो जाता है और उसके बाद रन हो जाता है, तो दोनों काम एक ही शॉर्टकट की से हो जाता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। ये तो आउटपुट देखने के लिए होता है, ठीक है, ये आउटपुट देखने के लिए होता है। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। इसमें है क्या कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो सबको पता है डॉट एच हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ झूठ मूठ के लिखा है यूजर डिफाइंड हो या प्री डिफाइंड हो, इस सब के लिए डॉट एच ही होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये एक छोटा सा कोड है, आपको बस ये बताना है कि ये रन कर जाएगा या एरर देगा या क्या कुछ। तो देखिए, ये प्रोग्राम को समझते हैं। इसमें क्या है कि एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जा रहा है, जिसमें नल स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल नल स्टोर कर सकता है, नहीं तो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। और यहाँ पे डिलीट किया जा रहा है, फिर इसे डिलीट ऑपरेटर यूज करके इस पॉइंटर वेरिएबल को डिलीट किया जा रहा है। तो ये 100% रन कर जाएगा, किसी तरह कोई एरर नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
आ जाइए। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। एरे को डिक्लेयर किया जाता है सी प्लस प्लस में कैसे? तो जैसे सी में आप डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करते हैं। एरे डिक्लेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? डाटा टाइप होना चाहिए। ये हो गया डाटा टाइप। एक होना चाहिए एरे का नाम, एरे का नाम हो गया। एक होना चाहिए साइज, तो जो भी साइज दिया जाता है बिग ब्रैकेट में दिया जाता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इसमें आप साइज दे देते हैं, 5 10 जो देना है दे दीजिए। तो यहाँ पे केवल ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सी आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम ही दिया है और फिर पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए इस प्रोग्राम पे डायरेक्ट हम लोग मेन फंक्शन पे फोकस करते हैं। यहाँ एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है। अब बोल सकते हैं कैरेक्टर टाइप ये एरे है। कैरेक्टर टाइप एरे को ही स्ट्रिंग माना जाता है सी और सी प्लस प्लस में। तो ये एक स्ट्रिंग है S1 जो 6 लेंथ का है और इसमें आपने एक हेलो को स्टोर कर दिया। S2 भी 6 लेंथ का है, इसमें आपने वर्ल्ड को स्टोर कर दिया। सही बात है। और यहाँ पे S3 में आप क्या कर रहे हैं? S1 और S2 को स्टोर कर रहे हैं। S1 और S2 को स्टोर कर रहे हैं और बीच में यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? प्लस। ठीक है, सॉरी, प्लस ऑपरेटर का यूज करके बीच में स्पेस भी एक ले रहे हैं और कनकटनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए प्लस ऑपरेटर से आप कनकटनेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब खुद सोचिए, यहाँ पे 6 लेंथ का ये है और 6 लेंथ का ये है, ठीक है। ये दोनों 12 लेंथ का हो जाएगा, बीच में एक स्पेस आएगा, वो एक और 13 लेंथ का हो जाएगा। तो उसके कारण से एरर दे सकता है या नहीं दे सकता वो तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे एरर देने का सबसे बड़ा कारण है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर आप कॉन्कैटिनेशन के लिए नहीं यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, ये जावा में यूज होता है। ये जावा में यूज होता है, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्ट्रक्चर और क्लास में अंतर पूछ रहा है। देखिए क्लास जो है, स्ट्रक्चर जो है सी लैंग्वेज में है और स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में भी है, ठीक है। और सी प्लस प्लस में क्लास भी है। तो स्ट्रक्चर और क्लास में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे अंतर पूछ रहा है, तो देखिए अंतर क्या है। कह रहा है कि स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड, ये तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, सही बात है। स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी मेंबर वेरिएबल होता है वो होता है पब्लिक, जबकि क्लासेस के अंदर प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। क्लासेस के अंदर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 10 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ iOS SRO ट्रंक। देखिए ये जो है ना, ये यूज होता है फाइल हैंडलिंग, जब आप पढ़िएगा ना उसमें फाइल ओपनिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें ये सब मोड होता है, फाइल ओपनिंग मोड। तो जब इस मोड में आप फाइल को ओपन कीजिएगा तो ये क्या करता है, आपके जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसका कंटेंट को डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा, ठीक है। मतलब उसमें कुछ नहीं छोड़ेगा, जीरो तक इरेज कर देगा। तो ट्रंकेट का मतलब होता है डिलीट करना। ट्रंकेट का मतलब आप बोल सकते हैं कि डिलीट करना, ठीक है। तो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग फाइल को ट्रंकेट कर देता है जीरो तक, ठीक है। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये भी फाइल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है और इसका भी आंसर हमें लगा गलत। जो भी बीपीएससी की तरफ से आया है इसका आंसर गलत है और हमने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया, जो भी बुक का रेफरेंस भी लगाकर रेज किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने इस पे वीडियो बनाया था ना कि कंप्यूटर साइंस को उन्होंने छुआ तक नहीं है। 2 3 क्वेश्चन को ठीक किया है बस जीके का, पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं एक एक को। कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर फाइल ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड। ये जो ऑप्शन है कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो खैर करेक्ट नहीं है, चलिए इस बात को मान गए। लेकिन बीपीएससी के द्वारा इसको करेक्ट माना गया है, पहला लाइन को।
करेक्ट माना गया है। इट इज पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर फाइल ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड। हाँ, ओपन मेथड में दो या दो से अधिक ओपनिंग मोड आप दे सकते हैं, ये करेक्ट है। ये ओपनिंग मोड है और ये भी ओपनिंग मोड है, ठीक है। कह रहा है कि आईएसओ इन एंड आईएसओ आउट आर इनपुट एंड आउटपुट फाइल ओपनिंग मोड रिस्पेक्टिवली। पहला वाला इन ये आता है आउटपुट के लिए, सॉरी इनपुट के लिए, और दूसरा वाला आउट ये आता है आउटपुट के लिए। तो रिस्पेक्टिवली ये भी सही है। तो ये और ये सही है, तो कहने का मतलब 2 3 ये होना चाहिए सही आंसर बी। लेकिन अब देखिएगा बीपीएससी द्वारा जो दिया गया आंसर की उसमें ए को सही माना गया है, ठीक है। लेकिन सही आंसर होगा इसका बी। अब आते हैं 12 नंबर पे, ठीक है। कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू ए फ्लोट। एक फंक्शन है हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, तो हमने दे दिया फन, ठीक है। और इसके पैरेंथेसिस में कह रहा है कि जो पहला आर्गुमेंट है, कह रहा है कि वो क्या है, टेक्स पॉइंटर टू ए फ्लोट। वो फ्लोट टाइप एक पॉइंटर लेना चाह रहा है वो, ठीक है। एक सेकेंड, फ्लोट टाइप ए पॉइंटर, बस इतना ही आप लिख दीजिए, ये पॉइंटर का पहचान हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर टू ए कैरेक्टर, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, ए पॉइंटर टू ए कैरेक्टर। तो जो भी यहाँ पे कैर होगा इसमें 2 स्टार होगा, क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर का भी पॉइंटर की बात कर रहा है। जब भी पॉइंटर का भी पॉइंटर बनाना होता है तो 2 स्टार हम लोग लगाते हैं, 2 एस्ट्रिक्स लगाते हैं, ठीक है। और फिर बात कर रहा है एंड रिटर्न्स ए पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो यहाँ पे भी क्या बात कर रहा है, इंटीजर टाइप तो रिटर्न हो रहा है, लेकिन पॉइंटर टू ए पॉइंटर, तो यहाँ पे भी 2 स्टार होगा। तो इस अनुसार से आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये एक छोटा सा कोड है और ये कोड फैक्टोरियल निकालने का है, लेकिन इस कोड में मॉडिफिकेशन थोड़ा सा करके और दे दिया गया है ताकि आप फंसे और इसका गलत आंसर लगाएं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना तो ड्राई रन कराने की कोशिश करें, ठीक है। ये मेरे सामने आया, हम बस ड्राई रन थोड़ा सा कराएं, हम समझ गए कि कुछ इसमें गलत है। तो हुआ क्या था कि फैक्टोरियल निकाला जा रहा है, ठीक है। लेकिन फैक्टोरियल निकाला जा रहा है ना, तो देखने में लग रहा है कि लूप का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, और हुआ किस चीज़ का है, रिकर्सिव फंक्शन का। तो रिकर्सिव फंक्शन का अरेंजमेंट ना बड़ा टफ होता है। तो रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे है आपका एक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन जो है रिकर्सिव फंक्शन है। किसी फंक्शन के बॉडी में उसी फंक्शन को जब कॉल कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पे जब कॉल किया गया है, तो जब कॉल किया जा रहा है ना, तो हर बार ए के वैल्यू को एक कम करके भेजना चाहिए, लेकिन ये ए के वैल्यू को एक बढ़ा के भेज रहा है। तब तो ये तो इनफाइनाइट तक चलेगा, और इनफाइनाइट तक चलेगा, और एक तरह से आपका जो भी होगा सेगमेंटेशन फॉल्ट का कुछ एरर वगैरह आ जाएगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर तो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, आउटपुट देगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये हालांकि अगर ये प्रोग्राम सही रहता तो जो भी यहाँ पे आप 3 दिए हैं तो 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आएगा, 3 × 2 × 1, तो 2 3 6 6 आंसर आया था। लेकिन यहाँ पे गलत है प्रोग्राम, तो इसी के लिए सी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो आगे हम लोग 14 नंबर पे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है ना, उसमें इनकैप्सुलेशन का फीचर होना चाहिए, इनहेरिटेंस का फीचर होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर होना चाहिए, और भी बहुत सारा फीचर होता है। तो ये 3 को फीचर मिल रहा है, तो इसका मतलब सही हो जाएगा डी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करेक्ट सिंटेक्स है, करेक्ट सिंटेक्स आपको बताना है इनहेरिटेंस का। और सही बात बोले तो ये क्वेश्चन हम गलत करके आए हैं, एकदम इजी सा क्वेश्चन गलत कर दिए। बाद में हम
सर पीट रहे थे, होता है एग्जाम में। एग्जाम में देखिए बोले ना सी, यहाँ पे सॉरी, डी और ई के कंफ्यूजन के कारण एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गया है, जो कि नहीं गलत होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि करेक्ट सिंटेक्स इनहेरिटेंस का क्या होगा। तो एकदम क्लियर, हमको पता है, हमने बहुत बार पढ़ाया है कॉलेज से लेकर इंस्टीट्यूट में हर जगह, लेकिन वहाँ पे हमने गलती कर दिया। तो इस तरह से होता है। देखिए करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है कि एक आपके पास होना चाहिए न्यू क्लास, हम यहाँ पे मतलब न्यू लिख दिए, ये क्लास का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास कीवर्ड लगा देते हैं, क्लास कीवर्ड। एक आपके पास है न्यू क्लास, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ड्राइव्ड क्लास, सॉरी ड्राइव्ड ही लिख देते हैं, चलिए हटाइए। जो ओल्ड क्लास होता है उसको बेस क्लास बोलते हैं, जो न्यू होता है उसको ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। तो डिराइव्ड, तो यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास और कोलोन लगा के आप जब यहाँ पे बेस क्लास लिखते हैं ना, तो बेस क्लास के पहले आपको यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखना होगा, जैसे कि पब्लिक, हम पब्लिक लिख रहे हैं लेकिन पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसका देखिए सिंटेक्स कौन है, तो इसका सही सिंटेक्स क्या है, बी। यहाँ पे क्लास कीवर्ड हो गया, और ड्राइव क्लास नेम, ये हो गया ड्राइव क्लास नेम, ये हो गया एक्सेस स्पेसिफायर, तो ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, और बेस क्लास नेम, तो ये हो गया बेस क्लास नेम हो गया। लेकिन हमको कंफ्यूज कर दिया डी, डी कंफ्यूज कर दिया कि मोर देन वन। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा दिए, कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगा देना भी खतरनाक हो जाता है। हम ये दिमाग लगा दिए कि आप पब्लिक न भी लिखते हैं तो भी तो इनहेरिटेंस हो जाता है। तो तो कभी कभी ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक हो जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ। तो हमने क्या कर दिया कि हम इसके साथ भी चले गए, हमको लगा कि ये भी सही है कि अगर हम यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते हैं तो भी ये काम कर जाता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही ले लेता है। तो इसी को समझ के हम मार दिए थे डी, लेकिन इसका सही आंसर सच में होगा बी, क्योंकि करेक्ट सिंटेक्स, सिंटेक्स हमेशा सिंटेक्स नहीं होता है। सिंटेक्स में अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो या तो एरर आएगा, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट कुछ लेना होगा तो वो कंप्यूटर ले लेगा। तो सही में इसका आंसर यही होगा। हाँ, यहाँ पे तो आप मिस कर देते हैं, नहीं देते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है, लेकिन करेक्ट इसी को माना जाएगा। बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा डिस्कशन हो गया, इसीलिए थोड़ा समय ज़्यादा ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इज एरे। देखिए इज एरे एक फंक्शन होता है, हम बोल सकते हैं ये एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड बना बनाया फंक्शन होता है। इसमें अगर कोई वेरिएबल पास करते हैं तो ये बस ये चेक करके आपको बता देगा कि ये वेरिएबल एरे है कि नहीं। तो देख लीजिए कौन सा सही है। इट चेक दैट ए स्पेसिफिक वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट। हाँ सही है, ये नंबर सही है, बस ये यही चेक करता है कि वो एरे है या नहीं। अब सिंगल डायमेंशनल है कि मल्टी डायमेंशनल है वो चेक नहीं करता है, बस चेक करता है एरे है कि नहीं। वो सिंगल भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास। क्लास के बारे में कौन सा करेक्ट है, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। ए क्लास इज एन इंस्टांस ऑफ द ऑब्जेक्ट, गलत है, सही नहीं है, ठीक है, गलत है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास, सही ये है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टांस होता है। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टांस होता है, ठीक है। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िएगा तो कोई क्लास को अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो उसमें आप प्योर वर्चुअल फंक्शन एक बना दीजिए। जैसे ही प्योर वर्चुअल फंक्शन किसी क्लास में बना दीजिएगा वो क्लास हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 पे आ गए हम लोग। करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस के बारे में बोल रहा है, तो कह रहा है कि इन सी प्लस प्लस बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग आर अलाउड। सही बात है, डायनेमिक और स्टैटिक दोनों प्रकार का यहाँ पे चेकिंग होता है, मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी डाटा टाइप है उसका स्टैटिक टाइप और डायनेमिक टाइप दोनों चेक किया जाता है।
रन टाइम और कंपाइल टाइम, ये सब जब आप थोड़ा सा ये पढ़िएगा पॉलीमॉर्फिज्म, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। 20 नंबर पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि विच फीचर ऑफ उप इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड। बहुत लोग से ये क्या हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया था। गलत होने के पीछे कारण क्या है, लोग इनहेरिटेंस के साथ चले गए थे, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं क्या है सो। देखिए यहाँ पे एक क्लास ये है, छोटा छोटा सा क्लास है, ठीक है। और ये रहा आपका दूसरा क्लास, और यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड के साथ पहला क्लास लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है। तो आप इस फिगर से समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहला वाला क्लास का नाम है स्टूडेंट, एसटीडी शॉर्ट में लिख देते हैं। दूसरे वाला क्लास का नाम है टॉपर, जिसको हम शॉर्ट में जो लिखा गया टीपीपी लिख देते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाले को ये इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो जब एक भी क्लास अगर आप बना लेते हैं, तो वहाँ पे इनकैप्सुलेशन तो आ ही जाता है। और और जब एक क्लास को दूसरे क्लास, मतलब दूसरा क्लास जो पहला क्लास को इनहेरिट करता है, तो इनहेरिटेंस भी आ जाता है। तो इस सूरत में देखा जाए तो इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस दोनों आ चुका है, तो हम लोग ए के साथ जाएंगे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, जैसे कि अगर फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट के आधार पर समझिएगा, तो कम से कम दो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा कहीं जो एक ही नाम से हो। दो फंक्शन एक ही नाम से कहीं अगर मिल जाए, तो अगर फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। लेकिन अगर वो दोनों फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग के तहत अगर नहीं लिखा गया हो, फंक्शन ओवरराइडिंग लिखा गया हो, तो आप बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म भी नहीं हो रहा है। ये सब बहुत कंसेप्चुअल बातें हैं, जब हम लोग आएंगे उस टॉपिक पे तो अच्छे से समझा देंगे। आइए 21 नंबर पे कह रहा है कि विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। देखिए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जो जो सी लैंग्वेज है ना, उसको स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। और सी लैंग्वेज, जब आप स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज पढ़िएगा, तो एक सेकेंड रुकिए। तो सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, और जो पास्कल है ना, ये भी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज और पास्कल दोनों मतलब इक्विवेलेंट माना जाता है। एक ही टेक्नोलॉजी पे दोनों होता है, लिखने का तकनीक दोनों का एक ही होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोड बोल रहा है, तो सी तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप पास्कल के साथ जाएंगे। अब आ गए आखिरी क्वेश्चन पे। देखिए आखिरी क्वेश्चन, हम बोले ना कि इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे नहीं भी रख सकते थे, तो 20 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि सी प्लस प्लस का एकदम एग्जाम में पूछा हुआ था, और कुछ इसी तरह का आ भी सकता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि विच लैंग्वेज डज ए ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। कह रहा है कि जो भी ब्राउजर, जैसे कि वेब ब्राउजर हम लोग यूज करते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और भी दुनिया भर का है, ठीक है। तो वो कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब से आ रहा है। तो HTML का नाम आपने सुना होगा। HTML एपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का पूरा फुल फॉर्म है। तो ये मार्कअप लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्राउजर के थ्रू इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, ऑप्शन में तो ये सब लैंग्वेज जो लिखा गया है, ये सब लैंग्वेज कहीं से वो काम करता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ठीक है, नॉन ऑफ द एबव। चलिए ठीक है, तो ये रहा सी प्लस प्लस का। और आगे वाले जो भी वीडियो आएगा उसमें इसी तरह से कैटेगराइज करके हम ग्रुप बना बनाकर एक वीडियो लाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग तैयारी भी शुरू करेंगे। पहला तैयारी हम सी प्लस प्लस से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई सुझाव भी देना हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया, और जिन लोगों को अगर लगा थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से उनको फ़ायदा पहुंचा है, तो उनका एक छोटा सा भी थैंक्स आया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। क्योंकि अगर अभी अभी लगभग 1 बज रहा है, और रात में जग जग के, और फैन भी ऑफ है, काफ़ी पसीना हो रहा है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। कोई बात नहीं, ये हम लोगों का एक छोटी सी फैमिली है, इसका एक प्यार है, जिससे ये सब मोटिवेशन मिलता है, और हमें भी थोड़ा सा आपके लिए काम करने में अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए, और बाय बाय।